हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा सोशल साइंस, जिसमें हम देखने वाले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपका 2023 में जिन बच्चों का एग्जाम हुआ है, ठीक है, वही क्वेश्चन पेपर आज मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि हाँ, आपको किस तरीके से एग्जाम में सॉल्व करना है, ठीक है, और किस क्वेश्चन को कैसे करना है। दोस्तों, जैसे कि आप पेपर को देखोगे तो पेपर बहुत ही ईजी आता है, ठीक है। एसएसटी के पेपर को करने का सबसे अच्छा थंब रूल ये है दोस्तों कि आप एक भी क्वेश्चन को छोड़ के मत आओ, ठीक है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिल जाएगा और आप इजिली क्या होगे, पास हो जाओगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे। फ्रांस में सरकार को सीधे अदा करी जाने वाली कर का क्या नाम था? तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? टाइल के नाम से जानते थे। ऑप्शन बी क्या होता है इसका सही जवाब हो जाता है। देखिए, अगर जो हम फ्रांस के बारे में बात करें कि उस समय जो फ्रांस की जो समाज था वो तीन भागों में बटा हुआ था, ठीक है। यानी कि फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट की बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेट में कौन आते थे? पादरी वर्ग आते थे। पादरी कौन होते हैं दोस्तों? जो चर्च के अंदर प्रिस्ट का काम करता है, यानी कि पूजा पाठ करवाता है। सेकंड वर्ग कौन था? सेना था और राजा आता था। थर्ड वर्ग में कौन आते थे दोस्तों? जो फ्रांस में जो आम जनता थी, जो काम करती थी, ठीक है। और जो कर कौन देता था दोस्तों? थर्ड स्टेट के लोग ही कर देते थे, ठीक है। तो जो सरकार कर लेती थी उसे टाइल के नाम से जानते थे, और जो जो चर्च कर लेता था उसे क्या होता? टाइड के नाम से हम उसको जानते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कर्क रेखा, यानी कि आगे यहाँ पे बोलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहा है, भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर जो आपको कर्क रेखा भारत के किस किस राज्य से गुजरती है ये याद होगा, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे तेलंगाना, तेलंगाना से क्या होता है? कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगर जो हम देखें कर्क रेखा गुजरती कहाँ कहाँ से दोस्तों, आपका गुजरात से गुजरती है, इसके बाद आपका महाराष्ट्र हो गया, इसके बाद मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, ठीक है, और क्या हो गया? मिजोरम हो गया, ठीक है। तो ये सात आठ स्टेट ऐसे हैं दोस्तों जहां से क्या होती है? आपकी कर्क रेखा क्या करती है? गुजरती है, ठीक है। तो यही सात स्टेट ऐसे जिसमें कर्क रेखा गुजरती है, और यहाँ जहां अगर जो इसके अलावा कोई भी आता है दोस्तों, तो वहां से कर्क रेखा नहीं गुजरेगी। जैसे कि यहाँ पे तेलंगाना आ गया, ठीक है, तो तेलंगाना से कर्क रेखा नहीं गुजरती, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या क्या बोला गया हिटलर के प्रचार मंत्री का नाम क्या था? ठीक, देखिए दोस्तों, तो हिटलर के प्रचार मंत्री का नाम क्या था? गोएबल्स, ठीक है। ऑप्शन बी क्या होगा सही जवाब? इसका पूरा नाम क्या था? जोसेफ गोएबल्स नाम है, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा अंतरराष्ट्रीय रेखा नहीं छूती? अब देखिए दोस्तों, भारत के सबसे पहले पड़ोसी देश को याद करिए। बच्चे याद रखते हैं कि भारत के पड़ोसी देश क्या है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इसका। ये देखिए, ये क्या है, ट्रिक क्या है। बचपन में एमबीए किया, ठीक है, ये हो गया दोस्तों। बी से क्या हो गया आपका? बांग्लादेश हो गया। च से क्या हो गया? चीन हो गया। प से पाकिस्तान हो गया। न से नेपाल हो गया। एम से म्यांमार हो गया, ठीक है, और बी से भूटान हो गया। ए से अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। तो और यहाँ पे देखिए दोस्तों, चार और तीन सात हो गए, ठीक है। अभी देखिए, अगर जो आप इस तरीके से याद करोगे दोस्तों, तो आपको ये इजिली याद हो जाएगा। और ये कैसे है दोस्तों? जहाँ की भारत सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश से लगती है, फिर चीन से, फिर पाकिस्तान से, फिर नेपाल से, फिर म्यांमार से, फिर भूटान से, और सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान से लगती है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होगा? इजिली आपको याद हो जाएगा इससे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कौन से राज्य से अंतरराष्ट्रीय रेखा नहीं लगती? पंजाब से भी लगेगा दोस्तों। पंजाब से क्या लगेगा? पाकिस्तान लगेगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से क्या लगता है? चीन लगता है। अरुणाचल प्रदेश से भी चीन लगता है दोस्तों, ठीक है। अगर जो छत्तीसगढ़ से बात करें, तो छत्तीसगढ़ से कुछ नहीं लगता। ये छत्तीसगढ़ कैसा है? लैंडलॉक है। अगर जो आपसे हमेशा एक चीज पूछता है दोस्तों कि भूटान से कौन सी सीमा लगती है, तो भूटान से दोस्तों एक तो आपका सिक्किम लगता है, ठीक है, और नीचे क्या है? बांग्लादेश है, हाँ, पश्चिम बंगाल है, वो पश्चिम बंगाल भी क्या लगेगा? लगेगा, ठीक है। तो ये याद रखना। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन सी क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। सही मिलान करना, देखिए यहाँ पे अगर जो आप देखोगे सही मिलान कौन सा है इसमें से ढूंढना है। नंगा पर्वत दोस्तों नेपाल में नहीं है, ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में, ठीक है। कामेट ये भारत भारत में है दोस्तों, नेपाल में नहीं, ये उत्तराखंड में है, ठीक है। नामचा बैरवा दोस्तों, ये भी ये नेपाल में नहीं है, ये कहाँ पे है? ये तिब्बत में है, ठीक है। ये तिब्बत। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे दोस्तों? नेपाल में। तो ऑप्शन डी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दी गई जानकारी के आधार पर नदी को पहचानना है कि इसमें से कौन सी नदी है। अभी आप देखोगे लंबाई 2500 किलोमीटर है। उद्गम स्थल गंगोत्री है। गंगोत्री किसकी? हिमानी यानी कि गंगा की क्या है? गंगा की पहचान होगी। सहायक नदी यमुना, घग्गर और कोसी हो गया। तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों, कोसी नदी से बिहार का अगर जो शोक बोले, यानी कि बिहार में जो बाढ़ लाता है वो कौन लाती है? कोसी नदी लाती है। और इसी तरीके से आपसे उड़ीसा में पूछे कि उड़ीसा में कौन सी नदी बाढ़ लाती है, तो महानदी क्या लाती है? वहां पे बाढ़ लाती है, ठीक है। इसी तरीके से बंगाल में पूछे कि बंगाल में कौन सी नदी बाढ़ लाती है, तो दामोदर नदी क्या लाती है? वहां पे बाढ़ लाती है, ठीक है। और यमुना का उद्गल स्तर क्या होगा? यमुनोत्री हो जाएगा, ठीक है, यमुनोत्री। और ये विंध्याचल पर्वत से निकलती है, ठीक है, ये भी याद रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर जो आपसे पूछे कि गंगा, यमुना और गंगा का संगम कहाँ पे होता है दोस्तों, तो ये कहाँ पे? इलाहाबाद में मिलते हैं, ठीक है, यानी कि प्रयागराज में यमुना और गंगा मिलते हैं, ठीक है। गंगा से थोड़ी सी और फैक्ट को याद रखिएगा दोस्तों। अगर जो हम गंगा की बात करें, देखिए गंगा भारत में गंगा के नाम से जानती है, लेकिन जैसे ही वो बांग्लादेश में जाती है, तो वैसे ही
क्या क्या किसके नाम से, पद्मा के नाम से ये जानी जाती है, ठीक है, ये भी याद रखना। तो और इसके बाद दोस्तों, हाँ चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद ये इंग्लिश में दे रखा है, यहाँ पे इंग्लिश वाले बच्चे भी देख लेना। लेंथ कितना है, 2500 किलोमीटर। ओरिजिन गंगोत्री है, यमुना और घाघर और कोसी है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका भी क्या होगा, गंगा ही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और उसके सही परिभाषा को चयन कीजिए। शासन का प्रमुख लोगों के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा और ना ही किसी वंश या खानदान का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पंथ निरपेक्ष की बात नहीं कर रहा, धर्म नहीं आ रहा, न्याय नहीं आ रहा, संप्रभुता नहीं आ रहा, यहाँ पे गणराज। ऑप्शन ए क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा रिपब्लिक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट क्या है, द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड बाय अ पर्सन एंड नॉट अ वेरिटरी पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोला, जो शासक वर्ग होगा, जो राजा होगा, वो क्या होगा दोस्तों, लोगों के द्वारा चुना जाएगा। तो लोगों के थ्रू जब चुना जाएगा, जब क्या होगा, वो गणराज्य होगा, ठीक है। यानी कि वो जो गणराज्य का मतलब क्या है, जो ये राज, जो ये राज है, यानी कि राज का मतलब राष्ट्र जो है, वो किसके थ्रू है दोस्तों, लोगों को समर्पित है, ठीक है। इसलिए इसको क्या गणराज्य के नाम से हम उसको जानते हैं, ठीक है। संप्रभु संपन्न कहने का मतलब यह दोस्तों कि अपने वो नियम, जो भी उसको नियम बनाने हैं, कायदे कानून बनाने हैं, वो सब के लिए क्या है, वो संपन्न है। उसको कोई भी मतलब उसमें किसी बाहरी शक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या बोलेगा, निम्नलिखित में से एक प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया, यानी कि प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। यानी कि देखिए अगर जो आप अर्थव्यवस्था यानी कि जो इकोनॉमिक पढ़ रहे हो, इसके अंदर जो आप पढ़ोगे दोस्तों, तो तीन ही क्या फैक्टर पढ़ रहे हो, ठीक है। यानी कि प्राइमरी स्टेट, सेकेंडरी स्टेट और दूसरा क्या आता है दोस्तों, आपका टर्सरी स्टेट, ठीक है। यानी कि प्राइमरी स्टेट में कच्चे माल आते हैं, जो भी आपके कच्चे माल जहां से उत्पादन होगा, जैसे क्या हो गया दोस्तों, कृषि हो गया, कृषि से आप गेहूं खाली घर के अंदर लेके आते हो। लकड़ी का उद्योग हो गया, लकड़ी खाली काट के आप लेके आते हो, ठीक है। मछली पालन हो गया, ठीक है। पशुपालन हो गया, ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, ये एक तरीके से प्रथम, यानी कि प्रथम। तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। सेकंड में क्या आता है दोस्तों, विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब क्या होता है, बनाना, ठीक है, मैन्युफैक्चर की बात करते हैं। जैसे आपने कृषि मतलब गेहूं काट के लेके आए और कहा फैक्ट्री में लेके गए, उससे आटा बना लिया, बिस्कुट बना लिया, ब्रेड बना लिया, ये सारी चीजें आपने बना लिया, ठीक है। तो ये आपका सेकेंडरी फैक्चर हो गया, ठीक है। लकड़ी आप काट के लेके आए, कहीं आप मतलब एक बड़े से कारपेंटर हॉल में लेके गए, वहां से आपने सोफा सेट, बेड, ये सारी चीज क्या करा, बना लिया, ये सारी चीजें ये होगी सेकेंडरी में, ठीक है। सेकेंडरी में औद्योगिक क्षेत्र आता है, ठीक है, कह सकते हैं। और तीसरा सेक्टर क्या आता है दोस्तों, सेवा का क्षेत्र आता है, ठीक है, यानी कि सर्विस सेक्टर आता है। आप सर्विस सेक्टर में देखोगे दोस्तों, बहुत सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पैसा कौन से सेक्टर में है, सर्विस सेक्टर में। तो ऑप्शन डी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। फिशरी क्या हो इंग्लिश में, ऑप्शन सही क्या होगा, फिशरी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1914 में रूस और पूरे पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस टू का शासन था, ठीक है। अब देखिए जार निकोलस टू का अगर जो शासन को देखोगे दोस्तों, तो ये इसका जो शासन चलता है, ठीक है। जार निकोलस टू का क्या होता है दोस्तों, 1 नवंबर से 1894 से कहां तक जाता है दोस्तों, ये 15 मार्च 15 मार्च 1917 तक जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया 1914 में रूस और पुरुष के साम्राज्य पर जान निकोलस टू का शासन था, तो यहाँ पे क्या होगा, हाँ सही। यहाँ पे आपको सही और गलत के भी बताने, ये देखिए 13 से लेके 15 क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या बोला, खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। आधुनिक तरीकों के लिए जाहिर सी बात है, पूंजी की आवश्यकता तो होगी, जैसे ट्रैक्टर हो गया दोस्तों, खाद हो गया, उर्वरक हो गया, ठीक है, अलग अलग तरीके का हो गया। इसका हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को हिमाचल के नाम से जानते हैं, नहीं शिवालिक के नाम से जानते थे, आप ये गलत हो जाएगा। प्रदीपीय मैदान सिंधु एवं इसके सहायक नदियों के द्वारा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करता है। इंग्लिश में देखिए, पेनिसुलर प्लेन हैव बीन फॉर्म एंड एलुवियल सोइल ब्रॉट बाय द इंडस। देखिए प्रायद्वीपीय भारत के अंदर तो दोस्तों सिंधु नदी आती ही नहीं है। सिंधु नदी क्या होती है, हमारी कश्मीर की तरफ से निकलती है, ठीक है, और कश्मीर से पाकिस्तान चले जाती है। तो प्रायद्वीपीय भारत तो हमारा ये वाला जो गुजरात से लेके ये वाला पार्ट होता है, इसे हम प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तो ये आती नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 16 से लेकर 29 रेखा के तथ्यों को सही करके लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए भारत का मानक यमुनोत्री यानी कि स्टैंडर्ड मीन टाइम जो है दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला गया 82 डिग्री 28 पश्चिम दशा, नहीं ये क्या है दोस्तों, ईस्ट है, ठीक है, पूरब है। पश्चिम की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पूरब आ जाएगा। वेस्ट की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ईस्ट, इसका सही जवाब होगा। वर्ष 2000 श्रीलंका में वर्ष 2002 में लीग फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी किया। देखिए दोस्तों श्रीलंका में नहीं, कहाँ पे, ये पाकिस्तान में लीग फ्रेमवर्क क्या किया गया था, जारी किया गया था मुशर्रफ के द्वारा, ठीक है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक, जो पहली बैठक होती है भारतीय संविधान की, वो कब होती है, यहाँ पे ये पूछ रहा है दोस्तों। तो ये कब हुई है, मार्च 1950 में। तो देखिए जो ये दोस्तों आपका 26 जनवरी 1950 में क्या, तो 26 जनवरी 1950 में क्या होता है, आपका संविधान ही लागू हो जाता है। तो मार्च 1950 तो गलत हो गया ना दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 दिसंबर, और 1 दिसंबर 1946 हो जाएगा, ठीक है। 1 दिसंबर 1946 सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं थे, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है।
संविधान सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और कहा वहां कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया, और इसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नहीं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब है, किसके थ्रू लिखा गया था? जवाहरलाल नेहरू के थ्रू। तो इसको क्या बोलेंगे? ये इसको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से क्या किया गया? इसे प्रकाशित करा गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कि कैसे करना है इन सभी क्वेश्चनों को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोला गया दोस्तों? यहाँ पे प्रश्न 21 20 से लेकर 21 रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। रॉबर्ट मुर्गे कहाँ के? जिम्बाब्वे के शासक थे। कहाँ के शासक है दोस्तों? जिम्बाब्वे के शासक थे। डैश एक कत्ल खाना था जहां हिटलर आदेश पर हजारों लोगों को एक साथ मौत की घाट उतार दिया जाता था। तो वो कौन सा दोस्तों? गैस चैम्बर। उसको किसके नाम से जानते थे? गैस चैम्बर के नाम से उसको जानते हैं। आम चुनाव किसे कहते हैं? जब वहां के जो पार्टी होती है दोस्तों, वो 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेते हैं, तो उसके त्वरित जो चुनाव होता है उसे क्या बोलते हैं? आम चुनाव के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, उपचुनाव किसे कहते हैं? यहाँ पे देखिए, ये भी साथ साथ देखिए, उपचुनाव का अगर जो किसी एक क्षेत्र का पार्टी हो, कोई भी हो, अगर जो वो भ्रष्टाचार के खिलाफ वो मतलब गिरफ्तार हो गया, वहां की पार्टी, जैसे किसी किसी एक मतदान जैसे जहाँ क्षेत्र है, वहां की जो सीट है वो वैकेंट हो गया, तो वहां पे जो चुनाव होगा खाली उसी क्षेत्र में, उसे किसके नाम से जानेंगे? उपचुनाव के नाम से जानेंगे। या तो किसी की मृत्यु हो गई, ठीक है, या तो कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ गिरफ्तार हो गया, ठीक है, तब वहां के जो खाली सीट को भरने के लिए जो चुनाव होता है उसे किसके नाम से जानते हैं? उपचुनाव के नाम से हम इसको जानते हैं। समग्र शिक्षा अभियान का कोई एक उद्देश्य बताइए। सभी लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 18वीं सदी में उदारवादी के किसी एक विचार का उल्लेख कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे बहुत सारे उनके विचार थे। स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए, ठीक, स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए, ठीक है, और हमें नरमी से काम लेना चाहिए। सारे क्या विचार हो गया। नर्मदा नदी के किसी एक सहायक नदी का नाम था। देखिए, अब नदियों की जो सहायक नदी है इनका है, तो इसका देखिए दोस्तों, इसको आप याद रख सकते हो। क्या हो सकता है? मनरा हो गया, ठीक है, इसकी तरह से कन्नार हो गया, ठीक है, कन्नार हो गया, मान हो गया, ये सारे के सारे क्या है? नर्मदा नदी की सहायक नदी है। इसी तरीके से आपसे पूछेगा कि चंबल, चंबल किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की क्या है? वो सहायक नदी है। ठीक है, और सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है? ठीक है, तो ये सारी चीजें, गंगा की कौन सी सहायक नदी है, थोड़ी थोड़ी चीजें देख लेना है। ठीक है, नेम ऑफ द खरीफ फसल, एक खरीफा फसल के आपको नाम लिखना है। तो देखिए दोस्तों, खरीफा फसल की बात करें तो जैसे कि आपका हो गया राइस यानी कि चावल हो गया, मीजा यानी कि मक्का हो गया, मिल्ट हो गया दोस्तों, ठीक है, और इसी तरीके से जैसे रागी हो गया, ये सारे के सारे क्या है? खरीफा फसल है। तो फसल दो टाइप के होते हैं, एक तो रबी होता है, दूसरा क्या होता है दोस्तों? खरीफ होता है। ठीक है, अगर रबी की बात करें तो रबी जो सर्दियों में बोए जाते हैं, जैसे कि गेहूं हो गया, ठीक है, दाल हो गया, जौ हो गया, सरसों हो गया, ये सारे कैसे हैं दोस्तों? ये रबी क्रॉप है। ठीक है, ये कैसे है? रबी क्रॉप। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं? मतदाता सूची वो एक वोटर लिस्ट होता है दोस्तों, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है? जो मतदान करने वाले होते हैं उनका क्या होता है? नाम होता है, उसे क्या बोलते हैं? मतदाता सूची के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, जब देखिए आपके इलाके में जो इलेक्शन होता है, ठीक है, तो आप देखोगे कि हाँ, आपके घर आते हैं लोग और आपको क्या कहते हैं? एक चिट्ठ देके जाते हैं, जिसपे क्या होता है? आपका नाम, एज, सारा वोटर आई डी कार्ड नंबर, सारा कुछ क्या होता है? लिखा होता है। निर्वाचन क्षेत्र से आप क्या समझते हैं दोस्तों? जहां पे लोग जहां पे जिनका जो भी एमएलए होते हैं दोस्तों, जहां से वो खड़े होते हैं, उस निर्वाचित क्षेत्र के नाम से हम उनको जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या बोला? फरवरी क्रांति का उल्लेख कीजिए। फरवरी क्रांति जनरली कहाँ पे हुआ था दोस्तों? रूस के अंदर हुआ था। तो रूसी क्रांति है आपके चैप्टर के अंदर, तो इसको सही से देख लीजिएगा। ठीक है, तीन तीन देखिए, चार क्वेश्चन है 3 नंबर के, यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा सही से। ठीक है, तो इन सभी जो हरित हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव, तो इसके जो प्रभावों का वर्णन क्या होगा दोस्तों? अच्छे फसल मिलने लग गए, ज्यादा फसल मिलने लग गया, ठीक है, और हर किसी को क्या मिलने लग गया दोस्तों? खाना खाना मिलने लग गया हरित क्रांति से, और लोगों को, किसानों के जीवन में खुशहाली आने लगी। तो ये सारी चीजें क्या हो गया? आपके सकारात्मक प्रभाव है हरित क्रांति के। ठीक है, इसके बाद देखिए, लोकतंत्र में प्रमुख फैसले निर्वाचन नेता के द्वारा ही लिए जाते हैं, कथन की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो जो भी प्रमुख फैसले होते हैं, निर्वाचित जो नेता चुने जाते हैं, ऐसे इन्हीं के द्वारा लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें हैं, आपको ये सारी चीजें पढ़ना। निम्नलिखित स्थितियों को पढ़िए और संबंधित व्यक्ति बेरोजगार है अथवा नहीं, इनके बारे में बताइए। देखिए यहाँ पे क्या बोला? आशा दिल्ली में दिहाड़ी मजदूरी है और प्रतिदिन 100 रुपए कमाती है, जबकि प्रचलित मजदूर दर इससे अधिक है। तो वो बेरोजगार तो नहीं हुई, काम तो मिल रहा है, लेकिन उसका क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। ठीक है, आस्था की उम्र 28 वर्ष है, वह एक व्यवसाय की पुत्री है, वह काम करने की इच्छुक नहीं है। तो ये क्या बेरोजगारी क्या है? आसिफा अपने मोहल्ले में राशन की दुकान चलाती है, तो वो बेरोजगार नहीं है। ठीक है, जो काम कर रही है, अर्न मतलब पैसा कमा रहे हैं, वो क्या है? बेरोजगार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं दोस्तों, ये भी देख लीजिएगा। आपके देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट है, आपको मैं ये अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे भी आप ज्वाइन हो जाना दोस्तों। ठीक है, वहां से आप इजिली इसको डाउनलोड करके देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आपका देखिए ये इस तरीके से आपका ये केस में स्टडी है दोस्तों, बहुत ही आसान होता है। केस में स्टडी को बिल्कुल मत छोड़िएगा, एक बार जब आप पढ़ोगे तो आपको इजिली मिल जाएगा। देखिए क्या बोलेगा? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर साथ में इसको पढ़ते चलना है। देखिए क्या बोला? सबसे पहले सन सन 1774 में बुर्बे वंश का कौन सा फ्रांस की गद्दी कौन
कौन फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो पढ़ोगे सन बुर्बे वंश का लुइस 16 फ्रांस पे क्या गद्दी पे आसीन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लुइस 16 कहाँ है, तो इसका ऑप्शन ए क्या होगा, सही जवाब होगा। दूसरा देखिए लुइस 16 का विवाह ऑस्ट्रेलिया की किस राजकुमारी से हुआ। देखिए वो उस समय उसका उम्र केवल कितना 20 साल था, ये नोट करते चलिए ऐसे पेंसिल से। ठीक है, उसका विवाह ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेटा से हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। लुइस 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के कितने उपनिवेश को ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता की। इसके बाद आगे बढ़ते राज्यरोहण के समय उससे खाली कोष पाया। देखिए कोष मतलब उसका जो राजकोष था वो खाली था। ठीक है, लंबे समय युद्ध के कारण फ्रांस में वित्तीय नष्ट हो चुके थे। इसके विशाल राजदरबार की रानी शौकत बनाए रखने फिजूल खर्ची। यहाँ पे देखिए इसके बाद यहाँ पे देखिए लुइस 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 कितने देखिए 13 उपनिवेश को सारे शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने के। ठीक है, तो यहाँ पे 13 क्या होगा, ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे क्या बोला गया यहाँ पे, लंबे समय तक चले युद्ध के चलते फ्रांस पर कितने कर्ज और जुड़ गए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या बोला है, 13वें के बाद यहाँ पे आजाद आजाद कराने के बाद युद्ध के चलते लंबे 2 अरब क्या देखो एक क्या पर 1 अरब लिरबे से अधिक का कर्ज और जुड़ गया। ठीक है, ठीक है, तो क्या बोले यहाँ पे 1 अरब से 1 अरब, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिरबे का बोझ चढ़ा हुआ था, जबकि दो था। तो कितने कितने अभी चढ़ा कितना बोझ, यही तो पूछ रहा है आपसे। क्या बोला है, लंबे समय से युद्ध के चलते फ्रांस पर कितने कर्ज और जुड़ गया तो 2 अरब लिरबे। लुईस 16 जब फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ तो उसकी उम्र कितना, अभी पढ़ा हमने कितना, 20 साल था। ऑप्शन डी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से करना। आगे देखिए क्या बोला गया आपसे, देखिए मानचित्र आधारित प्रश्न में पूछा जाएगा। विश्व में राजनीतिक मानचित्र पर ए और बी दो लक्षण अंकित किए गए हैं और इन लक्षणों को निम्नलिखित जानकारी की सहायता से पहचान करके सही मानचित्र में लिखे। देखिए यहाँ पे एक मित्र राष्ट्र बताना है और एक धुरी शक्ति बताना है। तो मित्र राष्ट्र में याद रखें दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम हो गया, फ्रांस हो गया दोस्तों। ठीक है, फ्रांस के बाद कौन हो गया, रसिया हो गया, और रसिया के बाद क्या हो गया, यूएसए। ठीक है, तो ये सारे के सारे कैसे थे, मित्र राष्ट्र थे। ठीक है, तो जो भी आपको दिखा रखा होगा उसमें आप आराम से लिख सकते हो। धुरी शक्तियां की बात करें तो धुरी शक्तियां में कौन था दोस्तों, आपका जर्मनी था। जर्मनी के बाद कौन था, इटली था। इटली के बाद कौन था, जापान था। ठीक है, तो ये तीन कौन से धुरी शक्तियां थे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोला गया है, भारत के राजनीतिक किन्हीं तीन के उपयुक्त चिन्ह को दर्शाइए। अब देखिए राजस्थान आप दिखा दोगे, मध्य प्रदेश आप भी दिखा दोगे। ठीक है, जासकर श्रेणी अब जासकर श्रेणी क्या है दोस्तों, इसकी जम्मू कश्मीर के अंदर है। ठीक है, पुलकित झील ये आपका ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो बॉर्डर है वहां पे पड़ता है। उत्तरी सरकार की बात करें तो दोस्तों देखिए उत्तरी सरकार जो होगा वो क्या होगा, उत्तरी सरकार जो उड़ीसा का जो तट होगा उसको किसके नाम से, उत्तरी सरकार के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो इसी कोनकण हो गया, मालाबार हो गया, कोची हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और खदान भी देख लेना दोस्तों। ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे नेचुरल खदान है हमारे कोयले के। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं जो भी आपके जो मैप है दोस्तों, आपका ज्योग्राफी में जो भी मैप है उन सभी को इजीली आप देख के जाना है। ठीक है, और आपका पेपर बहुत अच्छा हो, ये ऑल द बेस्ट। ठीक है, इसे लिखना अपना पेपर। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना।